दोस्तों आज आप इस वीडियो में पढ़ेंगे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर में जो भी एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें रिपीटेडली ऐसा सवाल किया गया था। तो दोस्तों चलिए इसी सिलसिले में पहला सवाल आपके सामने यह है कि ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा तो उनकी वर्तमान आयु आपसे पूछा गया है। दोस्तों अगर आपको अनुपात नहीं आता है या आप अनुपात के कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो हमारे ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा जहां मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बहुत ही बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया है, बहुत सारा क्वेश्चन भी कराया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान आयु का जो अनुपात है दोस्तों 1:2 है और 7 वर्ष बाद क्या हो जाता है अनुपात 3:5 हो जाता है। देखिए 7 वर्ष बाद तो ये भी बढ़ेगा उतना ही, ये भी बढ़ेगा उतना ही, ठीक है। तो यहां अंतर हो रहा है दोस्तों 3 का, यहां अंतर हो रहा है 2 का। ये कैसा दो तरफा बात है दोस्तों। तो क्या करेंगे ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, यहां से अंतर देखते हैं 1 और यहां से अंतर देखते हैं 2। तो ये जो 2 है ऊपर में गुना कर देते हैं, यानी इसके बीच का जो अंतर है 5 में से 3 गया 2, यहां का अंतर यहां गुना करते हैं, यहां का अंतर यहां गुना करते हैं। 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये बन जाएगा 2:4 और ये बन जाएगा दोस्तों कितना 3:5 ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये 4 से 5 हुआ, 1 का अंतर हुआ, 2 से 3 हुआ, 1 का अंतर हुआ, यानी 1 किसके बराबर दोस्तों 7 के बराबर है। आपसे वर्तमान उम्र पूछा है तो ये है वर्तमान उम्र और ये है 7 साल बाद का उम्र। तो 1 बराबर 7 है तो 2 बराबर दोस्तों 14 हो जाएगा और 4 बराबर दोस्तों 28 हो जाएगा। यानी उसका जो वर्तमान उम्र है वो आपसे वर्तमान उम्र पूछा है 14 साल और 28 साल आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे करेंगे। अगर आप इससे भी कम समय में करना चाहे, ऑप्शन से उड़ना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं दोस्तों। एक बात बताइए, इसका जो ए और बी का जो आयु है उसका अनुपात 1 और 2 है, तो 1 और 2 तो इसमें अनुपात आ रहा है 14 और 28 में 1 और 2 का अनुपात है, यहां भी 1 और 2 का है, यहां भी तो बात नहीं बन रही। लेकिन 7 साल बाद अगर आप यहां 7 साल अगर आप यहां पहले देखते हैं, यहां 7 साल जुड़ेगा, यहां बनेगा 13, यहां बनेगा 19। 13 और 19 में अनुपात दोस्तों 3 और 5 का नहीं बन रहा है, गलत हो गया। यहां आप अगर 7 जोड़िएगा यानी 7 साल बाद ये 22 का हो जाएगा, ये 37 का हो जाएगा। अनुपात 3 और 5 का नहीं बन रहा, 37 तो ऐसे अभाज्य संख्या है, अनुपात तो बनेगा ही नहीं। यहां आ जाइए 10 और 20, यहां हो जाएगा 17, यहां हो जाएगा 27, बात नहीं बन रही है। इसका मतलब यहां जरूर बनेगा। 14 में 7 जुड़ेगा दोस्तों 21 हो जाएगा, 28 में 7 जुड़ेगा दोस्तों 35 हो जाएगा। इसका अनुपात लीजिएगा तो 3 7 21 और 5 7 35, 3 और 5 का अनुपात बन रहा है। आप ऐसे भी सवाल को हवा में दोस्तों उड़ा सकते थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दूसरे क्वेश्चन में क्या है दोस्तों पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 2 वर्ष में एक मूलधन 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज्यादा है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो साधारण ब्याज से 10 रुपये ज्यादा है दोस्तों। तो आपसे मूलधन ज्ञात करें ऐसा पूछा है। एक बात आपको पता होगा, नहीं होगा तो जानिए अभी, कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर होता है ये बहुत ही घिसा पिटा सा फार्मूला है। पहले फार्मूला को जान लीजिए, नहीं जानते आप बिना फार्मूला का भी कर सकते हैं। जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होता है उसका फार्मूला मार्केट में काफी तैरता है, D बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर। फिर से सुनिए, ये D जो होता है डिफरेंस, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर जो होता है डिफरेंस, D बराबर P यानी मूलधन और रेट बटे 100 का स्क्वायर होता है। तो आपको डिफरेंस दोस्तों दिया हुआ कितना का 10 रुपया का डिफरेंस दिया हुआ है, आपसे मूलधन पूछा है और रेट दोस्तों कितना का दिया है 5% का दिया है। 2 साल के लिए दोस्तों यही फॉर्मूला होता है। तो 5/100 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप यहां से P निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा समझिए। ये हो जाएगा 10 गुना P गुना ये हो जाएगा दोस्तों कितना 5 25 और ये हो जाएगा 100 गुना 100। बोलिए हाँ कि ना। अगर आप यहां से P लिखना चाहें तो 10 गुना 100 गुना 100, 10 गुना 100 गुना 100। अब बट्टे में दोस्तों कितना हो जाएगा 25, 25 चौका 100 कट गया, 4 गुना 10 गुना 100 यानी कि दोस्तों 4000 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी
मूलधन जो आपका पी आया है वो क्या आया है 4000। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका आंसर हो गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहे, सपोज आपको फार्मूला नहीं पता, तो आप एक और तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा के आपको समझाते हैं। मान लेते हैं मूलधन 100 रुपया था, पहले पता नहीं कितना था, लेकिन मान लिए कि मूलधन 100 रुपया था। जब मूलधन 100 रुपया होता है 2 साल के लिए हम लोग ऐसे ही करते हैं। बहुत सारा सवाल आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। एनटीपीसी के पेपर से जो भी सवाल इसमें पूछा गया था उसका सॉल्यूशन पहले भी हुआ है, तो आप वहां देख सकते हैं। देखिए 100 रुपया माने तो 2 साल के लिए इस तरह से बनाते हैं, और जो रेट है 5% का दोस्तों मतलब होता है 1/20। इसमें 1/20 करिएगा तो 5 यहां बनेगा, 5 यहां बनेगा। इसका फिर 1/20 लीजिएगा दोस्तों 0.25 बन जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये जो होता है साधारण ब्याज होता है और ये जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी यही जो अंतर है आपके बीच में दिया हुआ है। कितना दोस्तों अंतर जो दिया हुआ वो 10 रुपए का दिया हुआ है। अगर आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये टोटल होता है चक्रवृद्धि ब्याज और ये होता है साधारण ब्याज। तो टोटल जोड़िएगा तो आएगा 10 रुपया 25 पैसा, उसमें से 10 रुपया घट जाएगा क्योंकि आपको अंतर दिया है कितना का 10 का। तो यानी कि 0.25 यही चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका जो अंतर है। तो आपको दिया हुआ 10 दिया हुआ, तो 0.25 बराबर 10 है। यहां आ जाइए हो जाएगा 100, तो 25 बराबर दोस्तों हो जाएगा 1000। जब 25 1000 है दोस्तों तो एक कितना हो जाएगा 40। जब 1 40 हो जाएगा दोस्तों तो 100 आप मूलधन माने थे तो 1 40 के बराबर है, तो 100 कितना के बराबर हो जाएगा 4000 के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी आप ऑप्शन नंबर सी तक पहुंच जाइएगा दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई पता लगाइए। दोस्तों ये हाइट एंड डिस्टेंस का बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसमें स्टूडेंट को दिक्कत हो जाता है। 2 तरह का कोण बनता है दोस्तों, उन्नयन कोण और अवनयन कोण, है ना। उन्नयन यानी आप जब नयन को ऊपर करके देखिएगा तो उन्नयन कोण बनेगा, और नयन को नीचे करके देखिएगा तो अवनयन कोण बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो नयन को ऊपर करके देख रहे हैं आप, यानी आप देख रहे हैं ऊपर, तो ऊपर आपका कोण बन रहा है दोस्तों कितना 60 डिग्री का। यानी ये अगर मीनार है दोस्तों, ये अगर मीनार है, आप यहां से खड़ा होके देख रहे हैं, तो देखिए माना जाता है कि जो देख रहा है ना उसका हाइट बहुत ही कम है, तो यहां से देखिए ना। और अगर ऐसे भी मान लीजिएगा आप तो इसके अपेक्षा उसका हाइट बहुत कम होता है, इसीलिए यहीं से माना जाएगा, जमीन से ही माना जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो यहां से जो देख रहा है इसके टॉप पॉइंट को, इसको देख रहा है, तो ये जो कोण बन रहा है दोस्तों 60 डिग्री का बन रहा है। और कहा कि आधार से 20 मीटर, यानी ये इसका आधार है, इससे 20 मीटर की दूरी पर है ये दोस्तों ये पॉइंट। यहां से देखने पे, उस पॉइंट से देखने पे दोस्तों, ठीक है ना, वहां से पॉइंट आपको बोल ही दिया वो क्लियरली, तो हाइट नेग्लिजिबल करने की बात ही नहीं है, वो नहीं होता तो हम समझते हैं ऐसा। यहां पॉइंट दिया है तो क्लियरली बात तो है ही। तो यहां से देख रहा है दोस्तों तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। आपसे पूछा है उस मीनार की ऊंचाई। एक बात बताइए, अगर हम इसको थीटा एंगल बोलते हैं, ये है मेरा क्या, और जब भी मीनार होगा तो सीधा ही खड़ा होगा, यानी 90 डिग्री पे, यानी समकोण त्रिभुज बना, यानी 90 डिग्री यहां बना, यानी क्या होगा ये P, ये होगा B। तो P और B का रिश्ता नाता बहुत पुराना, P और B, P/B मिलके अब क्या बनाता है tan थीटा, यानी tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू दोस्तों होता है √3, और P आपको दिया है नहीं कुछ x, B आपको 20, तो x/20 बराबर √3, तो x बराबर दोस्तों हो जाएगा 20√3। रे भाई कोनो तो ऑप्शन ही नहीं है 20√3, तो क्या हो गया √3 का लगभग वैल्यू होता है दोस्तों 1.732। आप चाहे तो 1.73 ले सकते थे, 2 से गुना करिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 17 दूना 34 हो जाएगा दोस्तों, एगो 0, और क्या करिएगा 3 अंक के बाद पॉइंट दीजिएगा, 34.640 लगभग, यानी 34.6 दोस्तों आपके पास आंसर कौन सा हो गया 34.6, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका आंसर हो गया। समझ में आया, सिर्फ P/B बराबर tan थीटा लगाए, यानी कि लंब बटे आधार लगा दिए, सवाल बन गया दोस्तों। और ऐसे सवाल में लगभग tan थीटा और cot थीटा ही लगता है दोस्तों, क्योंकि H का काम नहीं पड़ता है जनरली। आ जाइए यहां इस सवाल को देखिए, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, है ना, इसको मिटा देते हैं। चलिए समझ में आ गया आपको।
इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है, तो रेलगाड़ी द्वारा 1 सेकंड में पार करने में लगने वाला समय आपसे पूछा है। दोस्तों एक बात आप बताइए, ऐसे सवाल को जनरली स्टूडेंट कैसे करते हैं कि रेलगाड़ी का जो लंबाई दिया है उसको चाल से भागा दे दो तो वो क्या आ जाएगा, खंभे को पार करने में लगा समय। लेकिन आप समझिए कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्रोनोलॉजी क्या है, क्या कारण है जो करते हैं। मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी है, चल रहे भाई रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी को क्या हुआ, यहां पर एक खंभा मिला दोस्तों, यहां पर एक खंभा मिला, पिलर मिला, यहां पे बोला इसको पार करने में कितना समय लगेगा, जबकि इसकी गति है दोस्तों 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी दोस्तों क्या है, गति है। तो जब ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा गति है तो उसका जो आगे वाला इंजन होगा दोस्तों यहां पहुंचा होगा। अब क्या पार कब माना जाएगा कि पार किया है, जब ये पूरा का पूरा रेल निकल जाएगा इस खंभा से, तभी तो माना जाएगा कि पार हो गया है। तो यानी ये यहां पहुंचा, अब हमको यहां से इस रेलगाड़ी को इतना आगे चलाना है, बात समझ में आ रही है, यानी यहां से दोस्तों इसको पार करवा देना है। तो आफ्टर ऑल ये कितना दूरी तय करेगा, इसका इंजन यहां से लेके यहां दूरी तय करेगा, यानी अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगा दोस्तों। तो बताइए समय क्या होता है दोस्तों, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दोस्तों दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना चलना है दोस्तों, 180 मीटर का दूरी चलना है, ठीक है। अब बटे चाल, अब नीचे में 160 में कर दीजिएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, आपका जो ये दूरी निकाले हैं, ट्रेन की जो दूरी है दोस्तों वो मीटर में दिया हुआ है और चाल है दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपके पास दोस्तों एक उपाय है क्या कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिएगा, तो 5/18 से आप बदल सकते हैं। आप जानते होंगे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से दोस्तों गुना करते हैं। तो आप जानते होंगे, अगर आप नहीं भी जानते हैं, मान लीजिए नहीं जानते हैं, तो आप क्या करिएगा, 180 मीटर है ना, इसी को आप चेंज कर दीजिएगा किलोमीटर में, भागा दे दीजिएगा, तो जो आंसर आपका आएगा घंटा में आएगा, उसको 60 से गुना करके मिनट बनाइएगा और फिर 60 से गुना करके सेकंड बनाइएगा, आंसर फिर भी आएगा। तो चलिए यहां पहुंचते हैं दोस्तों, तो इसको काट दीजिए थोड़ा सा, 9 दूना 18 हो गया दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा, 80 दूना दोस्तों 160 हो जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल कितना हो गया, 80 गुना 5, और ये 9 बचेगा दोस्तों, 9 उछल के चल जाएगा ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करिए, काटाफिटी कर दीजिए। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपका दूरी आ गया है मीटर में और चाल आ गया मीटर प्रति सेकंड में, तो अभी जो समय आएगा दोस्तों सेकंड में ही आएगा, है ना। 0 से 0 कट गया दोस्तों, आ जाइए यहाँ पे 5 से इसको काटिए, 5 तिया 15 हुआ दोस्तों, 3 पर 0 30 हुआ, 5 छाके 30 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब 8 बचता है यहाँ पे, 8 से आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, 0 पॉइंट आ गया, ये हो गया 36, 8 चौके 32 हो गया, 4 पर 0 40 हो गया और 8 पंचे 40 हो गया। तो 45 नमा 9 पंचे 45, 5 4 बना, 9 चौके 36 और 4 40 हुआ दोस्तों, 2 अंक के बाद पॉइंट चल गया, यानी 4.05 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड 5 सेंटी सेकेंड, या फिर आपका ये 4.05 सेकेंड, यानी दोस्तों आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 4.05 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप सवाल को पहले समझिए कि सवाल कहता क्या है, तब आप एग्जाम में भी अप्रोच लगा पाइएगा, समझ पाइएगा कि सवाल में करना क्या है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन को कि एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद छोड़ दिया, बताइए कितना काम बाकी रह गया। दोस्तों ये टाइम एंड वर्क से बड़ा ही इजी सा सवाल है, जरा देखिए कैसे करते हैं कि एस और टी दोस्तों एक काम को एस और टी कितना दिन में खत्म कर सकता है, 50 दिनों में खत्म कर सकता है। तो इन दोनों का मिलके एक दिन का काम दोस्तों क्या होगा,
एक दिन का काम हो जाएगा 1/50। अगर काम को दोनों मिलके 50 दिन में खत्म कर देता है तो एक दिन में काम हो जाएगा 1/50। लेकिन 20 दिनों तक दोस्तों एक साथ काम किया, मतलब 20/50। काम कितना हो चुका है दोस्तों? 20/50। जब 20/50 काम हो चुका है तो काम बचा कितना है दोस्तों? 30/50। क्योंकि 20 में 30 जोड़िएगा, 30/50 जोड़िएगा 20/50 में तो एक आएगा। पूरा का पूरा काम तो दोस्तों एक ही होता है, तो इतना काम दोस्तों बचा हुआ है। तो 30/50 को काटिएगा दोस्तों तो कितना हो गया? 3/5 काम बच गया है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान। यहां आ जाइए, छठा क्वेश्चन देखिए कि आर ने 13% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपये उधार लिए। आर को 5 वर्ष के बाद कितनी धनराशि भुगतान करना पड़ेगा? दोस्तों साधारण ब्याज है तो बड़ा ही जल्दी हम आंसर निकाल सकते हैं। इसको दोस्तों थोड़ा सा मिटाते हैं। एक बात बताइए, साधारण ब्याज है तो बहुत सारा स्टूडेंट्स इसमें सवाल में लगाता है फॉर्मूला SI यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। वहां से भी आंसर आएगा। बिल्कुल सोचने वाली बात इसमें नहीं है, लेकिन आप उससे भी जल्दी कर सकते हैं। 13% की वार्षिक दर यानी 100 में 113 रुपया वो लेगा, यानी ब्याज पहले साल लिया 13 रुपया, टोटल 5 साल तक ब्याज चल रहा है, यानी 65 रुपया 5 साल में ब्याज लगा। लेकिन रुक जाइए, 100 तो आप न माने हैं, वो तो लिया था 1200 रुपया, तो इसको 12 से गुना कर दीजिएगा तो 12×5 = 60 का 0 6 12×6 = 72 6 78 यानी 780 रुपया उसको क्या लग जाएगा दोस्तों? सिर्फ ब्याज ब्याज हो गया ये 780 रुपया। ओरिजिनल कितना था मूलधन? 1200 रुपया, तो 1200 रुपया मूलधन अब ब्याज 780 यानी 1200 + 780 मिलके 1980 रुपया उसको देना पड़ेगा कुल धनराशि। कितना आसानी से दोस्तों आप कर पाए। मजा आ रहा है ना? आप बस वीडियो को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, आपकी एनटीपीसी जरूर क्लियर होगी दोस्तों, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। बस मैथ्स पढ़ते रहिए मन से और सवाल का प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, बड़ा ही आसान सा सवाल है गुणनखंड का। ऐसा भी फुद्दू लेवल का सवाल कभी कभी रेलवे पूछ देता है। तो दोस्तों एक बात बताइए कि ऐसा सवाल हमें करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आप बचपन से जानते हैं गुणनखंड, लेकिन यहां हम इसलिए लिए कि आप बहुत ही कम समय में कर पाए। देखिए अंतिम में जो यहां, अगर यहां पे कुछ नहीं है सिर्फ x² लिखा हुआ है, अंतिम में जो लिखा हुआ है -42 का आप गुणनखंड करिए यानी फैक्टर करिए। तो दो तरीका है दोस्तों, एक -7 × 6 है, एक -6 × 7 है दोस्तों, है ना, और फिर 21 × 2 भी है। तो बीच वाला चीज भी उतारना चाहिए। बीच में लाना है हमको क्या? मध्य पद क्या लाना है? प्लस का 1 लाना है। तो 6 और -7 करिएगा तो -1 आएगा, और 7 में से 6 घटाइएगा यानी 7 - 6 करिएगा तो 1 आएगा। यानी ये वाला हमारा क्या है? काम का है। यानी कि आपका जो एक फैक्टर होगा यानी एक गुणनखंड होगा वो x - 6, यानी यहां जो भी आया ना उसको जैसे का तैसे x के साथ चिपका दीजिए। माइनस का 6 है तो x - 6 हो जाएगा, इंटू प्लस का 7 है तो x + 7 हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा x - 6 और x + 7 आंसर हो जाएगा दोस्तों। x - 6 x + 7 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। गलती से भी आप ऐसा मत सोचिएगा कि x + 6 और x - 7 यानी आप ये करके चलाइएगा दोस्तों, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बीच में चाहिए दोस्तों क्या? प्लस का 1। अगर माइनस का x यहां रहता तो आपका आंसर ये यानी कि ये वाला होता दोस्तों। ठीक है, तो इस चीजों को आप दिमाग में ऐसी बातों को रखेंगे। आ जाइए यहां फटाफट इस सवाल को देखिए, बड़ा ही आसान था, इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। यहां आइए, एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है, यानी एक टैंक है जो 30 मिनट में भर सकता है। टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, तो टैंक कितनी देर में भरेगा? दोस्तों एक बात बताइए, टैंक जो भरता है दोस्तों, जो भरता है वो 30 मिनट में भरता है, और जो खाली होता है दोस्तों 90 मिनट में खाली होता है। इन दोनों का आप लघुत्तम ले लीजिएगा दोस्तों, 90 आ जाएगा। तो जो भरता है 30 मिनट में भरता है यानी यहां हो जाएगा 3, 30 से भगा दीजिएगा, 90 में तो 3 आ जाएगा। चूंकि ये खाली होता है इसको माइनस से दिखाइए, 90 में 90 को भगा दीजिएगा तो -1 आएगा। 30 में -1 जोड़िएगा या 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 आएगा दोस्तों। तो यहां जो आता है उसको यहां से भागा देते हैं दोस्तों। तो 90/2 यानी 90/2 यानी 45 मिनट, सब चीज मिनट में चल रहा है दोस्तों, यानी 45 मिनट में वो भरेगा रिजर्व होने के बावजूद। यानी कि दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये हल्के हल्के सवाल आपको अप्रोच बता रहे हैं कि कैसे सवाल को आप करेंगे।
तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखिए दोस्तों, नवा क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों एक बात आप बताइए, यहां सोचने वाली है। तार को जब वर्ग बनाया गया होगा और तार को जब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों एक बात बताइए, जब तार को वर्ग बनाया गया होगा और जब तार को वृत्त बनाया होगा तो इस पूरे प्रोसेस में क्या है ऐसा जो पूरा कांस्टेंट रहेगा यानी बदलेगा नहीं। तो आपका जवाब होना चाहिए तार की लंबाई। अरे भैया क्षेत्रफल तो कम ज्यादा हो सकता है, तार की लंबाई भैया कहां से बढ़ाओगे घटाओगे, क्योंकि काटना नहीं है क्योंकि घट जाएगा, जोड़ना नहीं है क्योंकि बढ़ जाएगा। तो ये तार को मोड़ के एक बार बनाया गया वर्ग, एक बार बनाया गया वृत्त। तो कहने का मतलब ये हुआ वर्ग का चारों भुजा का जब आप लंबाई निकाल लीजिएगा यानी वर्ग का जब परिमाप निकाल लीजिएगा तो तार की लंबाई एक बार आ जाएगा। जब तार की लंबाई आ जाएगा तो बाकी काम आप खुद कर लेंगे। तो तार की लंबाई निकालने के लिए वर्ग का परिमाप निकालना पड़ेगा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा या 4 गुना भुजा या 4a अगर भुजा a हो तो उससे पहले जो इसका दिया हुआ है वर्ग यानी कि इसका मतलब क्षेत्रफल जो दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे जमाने में a स्क्वायर होता था अगर a भुजा है यानी भुजा का स्क्वायर, और ये 484 है यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल है 484 है तो यानी a स्क्वायर 484 है दोस्तों। तो 484 आपको एकदम जुबान पे याद होना चाहिए। 484 कुछ नहीं होता है 22 का स्क्वायर होता है दोस्तों। 2 से 2 कट गया तो यानी वर्ग का प्रत्येक भुजा या एक भुजा की लंबाई दोस्तों 22 सेमी में है तो 22 सेंटीमीटर आ गया। जब एक भुजा का लंबाई 22 सेंटीमीटर दोस्तों आ गया तो परिमाप क्या होता है 4 गुना 1 भुजा यानी परिमाप बोलिए या तार की लंबाई बोलिए हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 गुना 1 भुजा ही तो वर्ग का परिमाप होगा और वर्ग का परिमाप ही तो तार की लंबाई होगा, क्योंकि ऐसे करके ही क्या बनाया गया होगा तार बनाया होगा, नहीं एक्स्ट्रा बचता है और नहीं कुछ घटता है। अब इसी को उजाड़ पुजार के वृत्त बना दिया गया तो तार की लंबाई तो दोस्तों सेम ही रहेगा यानी परिमाप दोस्तों 88 सेंटीमीटर ही रहेगा और उसका वृत्त बनाया गया है। तो वृत्त का दोस्तों परिधि क्या होता है, क्योंकि इसी तार का तो वृत्त बनाया गया होगा तो वृत्त का परिधि दोस्तों होता है 2 पाई r होता है दोस्तों, यानी 2 पाई इंटू त्रिज्या यानी r होता है और परिधि आपको 88 दोस्तों दिया हुआ है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा 2। अब 22/7 जब तक पाई नहीं दिया रहे का वैल्यू कुछ और तो 22/7 लेते हैं। ये होता है r, ये होता है 88। 22 गुना 2 दोस्तों 44 होता है, 44 गुना 2 दोस्तों 88 होता है तो r आ जाएगा 7 गुना 14 यानी जो रेडियस इसका होगा त्रिज्या वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या आ गया तो दुनिया आपकी मुट्ठी में दोस्तों। वृत्त का आपसे क्षेत्रफल पूछा था तो हमारे जमाने में वृत्त का क्षेत्रफल होता था पाई r स्क्वायर। अरे भाई अभी तो वही होता है पाई r स्क्वायर, ये सब चीज बदलता थोड़ी है। पाई का मतलब 22/7, r का स्क्वायर मतलब r है 14 गुना 14, 7 गुना 2 14 हो गया दोस्तों। तो 22 गुना 44 और 44 गुना 14, 14 चौका 56 का 6 बच गया 5, 14 चौके
56 और 5 कितना दोस्तों 61, यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों समझ में आया? पूरे के पूरे अगर हम इसको और फैला के आयतें बना देते, कुछ हो बना देते दोस्तों, क्या कांस्टेंट रहने वाला है? केवल और केवल तार की लंबाई। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आपको आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। क्या है कि 12 मीटर और 17 मीटर के दो खंभे जमीन पर ऊर्ध्वाधर रूप से सीधे खड़े हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम सीधा खड़ा है, यानी वर्टिकली खड़ा है। उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। थोड़ा सा दोस्तों इसको मिटा देते हैं, समझ में आया ना? इसको मिटा देते हैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए। दोस्तों आ जाइए यहां पे, इसको समझिए। क्या है ये दोस्तों कि 12 मीटर और 17 मीटर के दो खंभे जमीन पर अड़े हैं, खड़े हैं। ये है दोस्तों 12 मीटर का और ये है दोस्तों 17 मीटर का खंभा। ये है 12 मीटर का खंभा और ये है दोस्तों 17 मीटर का खंभा। इसके बाद क्या बोला? उनके बीच की दूरी दोस्तों 12 मीटर है, यानी ये जो दूरी है दोस्तों 12 मीटर का दूरी है, यानी इसकी हाइट भी 12 मीटर और इसके बीच की दूरी भी 12 मीटर। संयोग बस ऐसा है। तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी, यानी इन दोनों छोरों के बीच की दूरी, छोरों यानी कि अंतिम का पॉइंट के बीच की दूरी है ना दोस्तों, तो इनके बीच की दूरी यानी जे वाला दूरी आपसे पूछा है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मशक्कत करिएगा, पाइथागोरस चाचा जी आपका हेल्प कर देगा। ये 12 तो ये भी 12 दोस्तों, ये 12 ये 17, इसका मतलब ये 12, इसका मतलब ये 5। अरे भैया क्या किए? कुछ तो नहीं किए। ये टोटल 17 था, 12 यहां, ये यहां से यहां बन रहा है वर्ग, ये 12 12 12 12, तो ये हो जाएगा 5, तभी तो 12 5 मिलकर 17 होगा दोस्तों। मजा आ गया दोस्तों। ये 12 ये 5, तो आंख मूंद के आप बोलिए ये 13। गुरुजी कैसे जाने? 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 25 169 का रूट लीजिएगा तो 13 आ जाएगा। पाइथागोरस चाचा जी को याद करिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी दोनों छोरों के बीच की दूरी 13 मीटर आया दोस्तों। आपका आंसर हो गया सी। तो मजा आया दोस्तों। आज का सेशन आप इसी तरह से हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपकी एनटीपीसी की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से यहां हो जाएगी। लगातार वीडियो को देखते रहिएगा, एक भी क्लास मिस नहीं करिएगा, एक भी वीडियो को देखना भूलिएगा नहीं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए दोस्तों। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।